सुधीर चौधरी साहब जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है, जो जितने चहेते हैं सबको पता ही है, उनको स्मृति ईरानी ने कल अपनी एरोगेंस में वो काम क्यों किया, मैं अभी भी बहुत उसको नहीं समझ पा रहा हूं। जिस ढंग की भाषा यूज की आदमी, भाई अगर किसी का कोई वीक स्पॉट होता है, हो सकता है किसी का कोई वीक स्पॉट हो, हर एक का वीक स्पॉट हो सकता है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से जिस तरह से सुधीर चौधरी से उनके जेल के संस्मरण पूछे, वो मुझे लगता है कि वो कहीं बिलो द बेल्ट था, और वो भाजपा का टिपिकल जो संस्कार है ना, वो शो कर रहा था। मैं अखिल स्वामी साहब, शुरुआत आपसे प्रोफेसर साहब इसलिए कर रहा हूं कि आज मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी गठबंधन इज मोर कॉन्फिडेंट, और वो रोज कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अखिल स्वामी साहब, देखिए आनंद जी, जो आपने उदाहरण दिया कि इंडिया टीम में जो पूरी टीम बनी है उसमें सेंटर फॉरवर्ड भी हैं, डिफेंस में भी हैं, गोलकीपर्स भी हैं। देखिए समस्या ये है, जब कोई गेम आप खेलते हैं तो दो वजह से आप जीतते हैं, एक तो आप अच्छा खेलें और दूसरा खराब खेले। आज के तारीख में जो बीजेपी के साथ समस्या है, एनडीए के साथ समस्या है, वो ये है कि उनके 4 गुजराती जो हैं वही सेंट्रल फॉरवर्ड हैं, वही गोलकीपर है, सब कुछ वही है। तो आज के तारीख में अगर गोल करना है तो अमित शाह को करना है, मोदी जी को करना है, अडानी जी को करना है, अंबानी जी को करना है, और जो किरण भाई पटेल टाइप लोग हैं ये थोड़ा सा अपना मिड सेंटर में कुछ खेल लेते हैं कभी कभी बीच बीच में जब मौका मिलता है, लेकिन खेलने वाले सारे के सारे गुजराती हैं। और इंडिया में जो अच्छी बात वो ये है कि वहां पे ये नहीं कोई कह सकता किस क्षेत्र का डोमिनेशन है। वहां महाराष्ट्र के भी बड़े नेता हैं, बिहार के भी हैं, बंगाल के भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं। माने कोई क्षेत्र ये नहीं कह सकता, कोई प्रदेश ये नहीं कह सकता कि उसको उपेक्षित किया गया है। यही इंडिया की शक्ति का मुख्य कारण है, और ये किसी क्षेत्र को, किसी प्रदेश को ये नहीं लगेगा कि उसको नेग्लेक्ट किया गया है और दूसरा प्रदेश उसमें हावी हो रहा है। तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व, देखिए आज की तारीख में जो देश को जरूरत है, देश को जरूरत यह है कि देश का कोई भी ऐसा भाग, कोई भी ऐसा वर्ग ये महसूस न करे कि उसकी उपेक्षा हो रही है। इसमें हर वर्ग के लोग हैं, इसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, सवर्ण हैं, बैकवर्ड्स हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो इंडिया नाम केवल रखा गया है, वो इंडिया केवल नाम नहीं रखा गया है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरी बात आपने आनंद जी जो इंगित की, देखिए जो मोदी जी जिस मोटरसाइकिल पे बैठे हैं वो 3 पहिए की मोटरसाइकिल है, उसमें 2 पहिए दिख रहे हैं, तीसरा पहिया दिख नहीं रहा, तो गिरने की चांस नहीं है। तो देखिए जीवन में अगर सफलता के लिए आनंद जी और आपने भी जीवन में महसूस किया होगा, सारे पैनलिस्ट और सारे आपके श्रोताओं ने महसूस किया होगा, अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी। तो राहुल गांधी खुद मोटरसाइकिल को अगर ड्राइव कर रहे हैं और मोदी जी उस मोटरसाइकिल के ऊपर एक तरफ पैर करके बैठे हैं जो 3 पहिए की मोटरसाइकिल है जिसके गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो देखिए ये बेसिक अंतर है। और ये बेसिक अंतर अब देखिए नई नई चीजें कल ही खुल रही है। आज आपने देखा होगा सीवीसी ने कुछ इंगित किया है और उन्होंने कहा है कि जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें हैं वो होम मिनिस्ट्री में है। इसका मतलब यह है कि अब ये, अभी तक तो हम ये सोचते थे कि किरण भाई पटेल गड़बड़ करते हैं और वो नीरव मोदी करते हैं, नरेंद्र मोदी करते हैं, मेहुल चोकसी करते हैं, किरण भाई पटेल करते हैं। आज हमें पता चल रहा है कि वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि जो वरदहस्त है जिसका। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो आपके सीएजी ने रिपोर्ट निकाली, सीएजी की रिपोर्ट से पता चला जो पूरा का पूरा बीजेपी का और एनडीए का जो एक आधार रखा था उन्होंने, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ रखा था। और इलेक्शन के 10 महीने पहले भ्रष्टाचार के सारे मापदंड टूट रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा भी लगता है, देखिए एक और चीज की संभावना लगती है, अचानक सीवीसी बोलने लगे, अचानक सीएजी बोलने लगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपने बिल्कुल एक तंत्र स्थापित किया था और हर आदमी से आपसे डर रहा था, तो अब तो एक तो जनता ने आपसे डरना छोड़ दिया, देश के विभिन्न भाग की जनता ने। और आप देखिए गुजरात में स्थिति क्या है, जिगर जी बताएंगे,
गुजरात के अंदर जो उनके तपे तपाए पुराने मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है, और वहां के जो एस्टेब्लिश महामंत्री हैं, बड़े बड़े एस्टेब्लिश जो बीजेपी के और मोदी जी के खासम खास हैं, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है। कर्नाटका के अंदर स्थिति क्या है? पहले चलता था ऑपरेशन लोटस, कर्नाटका के अंदर चल रहा है ऑपरेशन हस्त, और वहां पे जो पुराने जितने भी नेता छोड़ के कांग्रेस बीजेपी गए थे सारे कांग्रेस में वापस आ रहे हैं, और जो वहां पे येदियुरप्पा जी ने मीटिंग बुलाई उसमें बहुत सारे विधायक नहीं पहुंचे। मध्य प्रदेश की हालत आप देख ही रहे हैं। तो आनंद जी, वास्तविकता में अब जो अमित शाह जी को और मोदी जी को केवल गोल करने की तो वो भूल चुके हैं, गोल कैसे करें वो तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 2 गुजराती हैं और बाकी जो है वो तो बेचारे पैसा कमाने में लगे हुए हैं, वो गोल कैसे करेंगे। तो मोदी जी को और अमित शाह जी को गोल करना भी है, गोल बचाना भी है, और ये भी उनकी चिंता है कि उन्हीं के पार्टी वाले कहीं उनकी बॉल छीन के ना भाग जाए, क्योंकि जितना ज्यादा उनको खतरा इंडिया से है उससे ज्यादा खतरा उनको दिग्गज, और मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेना अभी अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन जो इंडिकेशन है वो इंडिकेशन के हिसाब से आप समय देखिए, तेल की धार देखिए, और बड़े बड़े जो सबसे दिग्गज बीजेपी के नेता जो 40-40 साल से जो बीजेपी के साथ लगे हुए थे, समर्पित थे, आधे लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में और इंडिया में शामिल हो जाएंगे, और कुछ लोगों के नाम आपके फ्लोट हो भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, बिहार के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं। तो वास्तविकता में आज की तारीख में मोदी जी की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, और उन समस्याओं से किस प्रकार वो जूझें समझने के लिए अमित शाह जी की भी बुद्धि बहुत ज्यादा काम कर रही। प्रोफेसर अखिल, आपसे एक और चीज, हमारे एक दर्शक ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस बात कही है। राहुल गांधी जब लेह और लद्दाख में है तब भी वो सीरियस इश्यूज को उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने लेह और लद्दाख में जाके कश्मीर की बात को उठाया है। राहुल गांधी ने एक बार नहीं, उन्होंने जब बच्चों नौजवानों से चर्चा कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा, वैसे भी उस बात को उठाया है। हमारे मोदी जी क्यों नहीं इस बात को उठाते हैं? क्या इतनी गहरी दोस्ती हो सकती है? दोस्ती हम लोगों ने भी की है, लेकिन दोस्ती का एक स्तर होता है कि भाई इस स्तर के ऊपर नहीं। ये ऐसी गहरी दोस्ती है मोदी जी की, चीन का नाम नहीं लेंगे। थोड़ा मैं उस पर भी बात कर आपसे पूछना समझना चाहूंगा। कम से कम राहुल गांधी इन इश्यूज को तो उठा रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई के साथ साथ जो देश के सामने इश्यूज हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी, देखिए आनंद जी, राहुल गांधी वहां जाकर चीन को चैलेंज कर रहे हैं, चीन को चुनौती दे रहे हैं। देखिए, दोस्तियां आपने भी की हैं, दोस्तियां मैंने भी की हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान से हमने दोस्ती नहीं की है। मैंने अपने देश के किसी प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं देखा है जो कि चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाए और पाकिस्तान जाके वहां झप्पी ले और बिरयानी खाए, मैंने नहीं देखा है। दूसरी बात, अगर आप अनुमति दें, जो प्रश्न आपसे पूछा था और आपने जवाब दिया, देखिए मैं इस समय जवाब देना चाहता हूं एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में नहीं, एक सनातनी के रूप में। मैं राम मंदिर के उद्घाटन पे तब जाऊंगा जब आदि गुरु शंकराचार्य के चारों शंकराचार्यों को वहां बुलाया जाएगा। ये धार्मिक अनुष्ठान है, ये राजनीतिक अनुष्ठान नहीं है। इसको बनाने में भारत सरकार ने पैसा नहीं लगाया है, मैंने भी पैसे दिए हैं, और जब पहले राम मंदिर के लिए पैसे इकट्ठे किए थे मेरे पिताजी भी ने दिए थे, और उसमें मेरा भी योगदान था। और वो पैसे कहां गए और किस प्रकार से हेर फेर अयोध्या के अंदर हुई है, जमीन की बंदर बांट हुई है, और किस प्रकार से न्यास ने वो जमीन 2 करोड़ में किसी से खरीदवा के 18 करोड़ में खरीदी है। तो मैं ये मानता हूं कि राम मंदिर के उसमें उद्घाटन में मैं तब जाऊंगा जब आदि गुरु शंकराचार्य, और देखिए एक सनातनी के रूप में बता रहा हूं आनंद जी, बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर अगर वहां के जो राघव हैं, रावल हैं, तो वहां पूजा पाठ कराते हैं रावल, अगर उनको धक्का देकर और केदारनाथ के गर्भगृह में कोई आदमी 4 फोटोग्राफर लेके घुस जाता है, मैं इसको सनातन विरुद्ध मानता हूं, और मैं सनातनी के रूप में इसका विरोध करता हूं। देखिए आप बात करें, अगर देखिए सनातन धर्म का जो असली रूप है, और जो धनंजय जी ने कहा, देखिए धार्मिक विद्वेष की बात हो गई आनंद जी पुरानी। अब इस समय जो लड़ाई है वो 2 प्रकार की है, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूं। ये लड़ाई है 80-20 की। 80% लोग वो हैं जो कि देश को एकजुट देखना चाहते हैं, जो अच्छे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं वो 80% हैं, और देश में आग लगाने वाले, विद्वेष पैदा करने वाले, देश में धार्मिक विद्वेष पैदा करने वाले 20% लोग हैं,
और हम 80% लोग जो अपने देश को प्यार करते हैं और अपने सनातन धर्म को प्यार करते हैं, वो सनातन धर्म जो सब लोगों से प्यार और हर जीव से प्यार करना सिखाता है, तो वास्तविकता में 80% जीतेगा। क्योंकि राहुल गांधी जिस प्रकार से लेह में जाकर चीन को चुनौती दे रहे हैं और जिस प्रकार से अपना सीना चौड़ा करके बता रहे हैं और पूरे विश्व को मैसेज दे रहे हैं कि अगर मैं और हमारे लोग अगर यहाँ देश की बागडोर संभालेंगे, जो वेस्ट भी सुनना चाहता है, चीन को आराम से बैठने नहीं देंगे। झूला झूलाना तो दूर, उनका अगर झूले पे बैठेंगे तो झूले से उनको गिरा दिया जाएगा। ये संदेश दे रहे हैं।